नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं, जिन पर आज माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फियर है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका ने, इजराइल ने जब ईरान पर ऑपरेशन की शुरुआत की तो उसे नाम दिया एपिक फ्यूरी। ट्रंप ने कहा ये वो गुस्सा है जो अमेरिका का ईरान पर उतर रहा है, लेकिन वही गुस्सा अब कैसे सबसे बड़ा खमेनी के बाद जो नंबर 2 के नेता है, यानी कि जो सबसे ताकतवर नेता ईरान में मौजूद थे, उनको इजराइल ने मार गिराया है। इस खबर की सच्चाई क्या है और आखिर लारिजानी को नेतन्याहू ने टारगेट क्यों किया, यह भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ 400 के बदले 4000, जी हां, 400 लोगों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक करके उनकी जान ले ली। अब तालिबान कह रहा है इन 400 के बदले हम 4000 मार गिराएंगे। क्या यह युद्ध अब इस वक्त बहुत बड़े स्तर पर जा रहा है, जहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यह एस्केलेशन, यह युद्ध इस पूरे इलाके को मुश्किल में डाल सकता है? जिसकी भी बात होगी, क्योंकि तालिबान क्या अब फिदाइन हमले की भी तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ साथ जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, काला बाजारी पर हो गई है छापेमारी। जी हां, जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई में कैसे सिलेंडर निकल रहे हैं और ये सिलेंडर चोर भी सामने उजागर हो रहे हैं। आज इनके चेहरे भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस काला बाजारी के चलते कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही है। वो पूरी खबर, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी अलग अलग शहरों। लेकिन सबसे पहले तालिबान अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तरस रहा है। क्या पाकिस्तान उस हमले के लिए पछताएगा जो कि उसने काबुल में किया है? काबुल में एक एयर स्ट्राइक करके कैसे मासूमों की जान ले ली। मैं सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखा रही हूं। यह तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान ने काबुल में एक एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में कैसे 400 मासूमों की जान चली गई। तकरीबन 300 लोग इसमें घायल हैं। यह तस्वीर देखिए। काबुल का कहना है, तालिबान का कहना है, यह नशा मुक्ति केंद्र था, एक अस्पताल था, जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर मासूमों की जान ले ली है। अब पूरी दुनिया में तालिबान कह रहा है यह नरसंहार है, हमारे लोगों को मारा है और इसका बदला लेना होगा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे आग लग गई इस पूरे इलाके में। वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। यह एक अस्पताल में हमला पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान पर नरसंहार का आरोप तालिबान लगा रहा है। आज इस खबर पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। मेरे साथ अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं ये हुआ क्या। काबुल पर एक बड़ा हमला। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है, यह तीसरी बार हुआ। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने काबुल को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बड़ा आरोप लगाया है, पाकिस्तान ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अस्पताल 2000 बेड का है। हमलों में 400 लोगों की जान चली गई। भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है। सच्चाई यह है कि यह सीधा नागरिकों पर हमला है। भारत बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाला कायराना हमला कर रहा है। इसी तरह अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जा सकता है जिस तरह से पाकिस्तान ने किया। भारत ने इस हमले को लेकर दुनिया के बाकी देशों को भी चेता दिया है और कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह असल शब्दों में मासूमों का कत्लेआम है, यह नरसंहार है। यह भारत ने कड़े शब्दों में कहा है, क्योंकि भारत के पड़ोस में हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध छिड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल रात काबुल पर पाकिस्तानी सैन्य शासन के हमले पर सीधा सीधा बयान दिया है। चीनी मीडिया ने उनके बयान को रिपोर्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने का प्रभावी तरीका बातचीत है, समझौता है और दोनों देशों को तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। अब सोचिए, भारत ने बयान दिया, भारत ने कहा यह गलत है, उधर चीन कह रहा है इस युद्ध को तुरंत रोकिए वरना इस इलाके के लिए, क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। चीन के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि चीन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बेहतर संबंध बनाने के लिए भूमिका भी रच सकता है। मेरे साथ अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वाजमा अयूबी। मेरे साथ पाकिस्तान से आरजू काजमी हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरजू, मैं आपसे पहले पूछूंगी क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया, ये कहकर किया कि आतंकवादी
हाइडआउट्स थे, यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे, लेकिन वहां तो मासूमों की जान चली गई। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने ऐसा ही कहा था, लेकिन अभी तक बात वही चल रही है जिस तरीके से इसराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, और कोई बात भी जो है वो क्लियर नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान में मासूमों की जानें गई हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये अटैक नहीं करना चाहिए था। कम से कम मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि आप अफगानिस्तान में जाकर इस किस्म की कार्रवाई करें या इस किस्म के एक्शन किया जाए। इससे नुकसान होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इससे फायदा कोई नहीं होगा। और इस वक्त जैसा कि वहां से उनके मिनिस्टर ने कह भी दिया अफगानिस्तान के कि अब कोई डायलॉग नहीं होगा, अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब आप लोग समझते हैं कि क्या होगा। यकीनन यहाँ पर भी अब इस्लामाबाद के लिए उन्होंने नाम लिया है कि इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे अगर काबुल पे हुआ। तो अब इनको देखना है कि बात को कैसे संभाला जाए। और ये तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आरजू, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे, यहाँ वाजमा जी बैठी हुई हैं, वो पूछेंगी आतंकवादी पाकिस्तान में कम है क्या? आपके घर में बैठे हुए हैं आतंकवादी, पहले उन्हें तो मार गिराइए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो कभी आपके शो में भी बात होती है तो कह दिया जाता है जी वो तो अरेस्ट है या हाउस अरेस्ट है, चाहे वो हाफिज सईद की बात हो चाहे मसूद अजहर का जिक्र हो। तो वो हाउस अरेस्ट क्यों है? इमरान खान तो जेल में जो प्राइम मिनिस्टर रहे, और हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। ये बात यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं समझ आ रही। हम इसके बारे में बात भी करते हैं। और इसी तरीके से मसूद अजहर और कई दूसरे जो पंजाब में केपीके के लोगों का कहना है कि अगर आपने ऑपरेशन शुरू करना है जो केपीके से बार बार शुरू किया जाता है या बलूचिस्तान से, तो इस बार पंजाब से शुरू करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग पंजाब में भी बैठे हैं जिनका जो कि डेजिग्नेटेड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया जाता पहले? सही बात। हर बार फौरी तौर पे केपीके क्यों पहुंच जाते हैं? वाजमा जी मुझे ये बताइए, अब तालिबान क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा? क्योंकि वहां से हमले की धमकी आ रही है, कह रहे हैं कि हम 4000 मारेंगे। देखिए, जो इन्होंने किया हुआ है, 400 बेगुनाह लोगों को इन्होंने मार दिया है आज। ये बहुत बड़ा नंबर है। आप खुद सोचिए कि फैमिलीज किस हालत में होंगे। आरजू जी कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे कि ये नंबर सही है कि नहीं है। ये नंबर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ का उस फैसिलिटी में वहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है। और मैं ये बात आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गई थी। मैं 2 साल पहले उस हॉस्पिटल को विजिट किया हुआ है मैंने, और बहुत बड़ा फैसिलिटी था वो। पहले तालिबान के आने से पहले वो एक यूएस और नाटो का एक कैंप था, पर तालिबान ने उनको एक नशे के आदी लोगों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में तब्दील किया हुआ था। तो वहां पे इतने सारे लोग थे, आपको अंदाजा लगा नहीं सकते हो। 2000 बेड का वो हॉस्पिटल है, पर वहां पे 5000 लोग से भी ज्यादा थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 400 लोग मारे गए, शायद 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों के बॉडी पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वहां पे फैमिलीज आ गए। देखिए, ये हॉस्पिटल में अफगानिस्तान के हर एक प्रोविंस से लोग थे, और जब तक वो लोग काबुल पहुंच जाएंगे, उनकी फैमिलीज जब तक पहुंच जाएगी, जब तक वो फैमिलीज क्लेम करेंगे, या जब तक उन लोगों की बॉडीज नहीं मिल जाते, जब तक उनके बॉडी पार्ट्स नहीं मिल जाते, मेरा ख्याल है कि ये नंबर और भी ज्यादा हो जाएगा। वासमा जी, आपको क्या लगता है क्यों कर रहा है पाकिस्तान ऐसा? क्यों इस तरह के हमले कर रहा है जिसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं? क्या सोचना है शहबाज शरीफ और मुनीर? देखिए, पाकिस्तान का तो यही एजेंडा है। पाकिस्तान का और कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री का, मैं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के आवाम को कुछ नहीं बोल रही। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का यही एजेंडा है कि रीजनल, यह जो रीजन है ना, इसको स्टेबल रखे ताकि ये लोगों को डॉलर्स मिलते रहे वेस्ट से। ये तो इन लोगों का काम है। एड के नाम पे ये लोग पैसे लेते हैं, कुछ और के नाम पे पैसे लेते हैं। अभी देखिए ईरान पे जो हो रहा है, ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो वॉर हो रहा है, इन्होंने तो पैक्ट किया हुआ था सऊदी के साथ कि अगर आपके ऊपर एक हमला हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर हमला है। तो आज है ना, सऊदी के ऊपर तो ड्रोन्स आ गए, तो आप कहाँ पे हो ना? आप अपने आप को क्यों मसरूफ कर रहे हो अफगानिस्तान में? और अफगानिस्तान में आप दावा कर रहे हो कि हम वो मिलिट्री को मार रहे हैं, पर आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हो। तो आपने सुना, एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ये जंग जारी है, वही ईरान वर्सेस बाकी मुसलमान देश में आज क्यों कह रही हूं, क्योंकि ईरान ने बाकी खाड़ी देशों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
आपको आज बताती हूं, ये गुस्सा जाहिर करने वाले वही ईरान के नेता हैं जिनके आज मारे जाने की खबर आ रही है। लारिजानी के मारे जाने का दावा ईरानी लीडरशिप कर रही है। ये ईरान का बहुत बड़ा नाम है। युद्ध काल में इस पूरे समय में एक बड़ी भूमिका लारिजानी की रही है। ईरान के सुरक्षा तंत्र पर इस तरह से पकड़ थी कि अली खमनई जब आए तो उनके साथ साथ लारिजानी भी आए, और यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता लारिजानी ही थे, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे। अब जहां एक तरफ लारिजानी और ईरान नेतन्याहू को टारगेट कर रहा था, तो नेतन्याहू और उनका पूरा तंत्र लारिजानी और ईरान की बाकी लीडरशिप को टारगेट कर रहा था। अब आज लारिजानी के मारे जाने की खबर इजराइल दे रहा है, लेकिन उससे चंद घंटे पहले लारिजानी ने जो एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों को लिखी। अब मैं आपको बताती हूं क्या कहा। ईरान ने मुसलमानों और इस्लामी सरकारों से समर्थन मांगा था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ने खुला पत्र लिखा था। अली लारिजानी ने इस्लामी सरकारों की आलोचना की। इस्लामी सरकारों से कोई मदद हमें नहीं मिल रही है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। अब मुसलमान की पुकार का जवाब तक नहीं देते हैं। ये कैसे इस्लाम है और ये कैसे मुसलमान है, ये लारिजानी ने उस चिट्ठी में लिखा। ये उन सब खाड़ी देशों को जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। अली लारिजानी ने इस्लामिक वर्ल्ड से 6 सवाल भी किए। जब बातचीत चल रही थी तब आक्रमण का सामना हमने किया, तब चुप क्यों रहे? यूएस इजराइल ने इस्लामी क्रांति के महान नेता को शहीद कर दिया, तब भी तुम चुप रहे। 1-2 को छोड़कर किसी भी इस्लामी सरकार ने हमारी मदद नहीं की है। चुप बैठी इस्लामी सरकारों को सोचना चाहिए। ये सब कुछ लारिजानी ईरान की तरफ से बाकी मुस्लिम देशों को कह रहे थे। उनका कहना था कि उनका तरीका इस्लाम के कथन के बिल्कुल विपरीत नहीं है। कई देशों ने कहा कि उनकी जमीन पर यूएस बेस को टारगेट किया गया। जो खाड़ी देश लगातार कह रहे थे कि हमारी जमीन पर हमले कर रहा है ईरान। तो लारिजानी पूछ रहे थे क्या ईरान को चुप बैठना चाहिए जब आपकी जमीन से हमले हुए हैं? एक और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान है। मुस्लिम देशों से लारिजानी ने पूछा, आप किसके पक्ष में हैं? अमेरिका आपके लिए वफादार नहीं है और इजराइल आपका शत्रु है। ये लारिजानी कुछ घंटे पहले ही कह रहे थे खाड़ी देशों से, और उसके बाद उनके मारे जाने की खबर आ रही थी। मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, अली लारिजानी पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हमने अली लारिजानी को मार गिराया। जो ईरानी सेना या गुंडों के गिरोह का सरगना है, वो लारिजानी को गुंडों के गिरोह का सरगना कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने लारिजानी के साथ ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े अन्य प्रमुख लोगों को भी निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने अपनी सैन्य ताकत और अमेरिका के साथ गठबंधन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से मजबूत बने रहने की अपील की है। तो नेतन्याहू के मारे जाने की खबरें आ रही थी। इस बीच खबर क्या आई कि नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर कहा, हमने ईरान की लीडरशिप, जो बाकी बची हुई लीडरशिप थी, उसे भी एलिमिनेट कर दिया है। अब वो क्या कह रहे थे ये भी जरा समझिए। आयतुल्ला अली खमनई, जिनको सबसे पहले ईरान और अमेरिका ने मार गिराया, उसके बाद वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के। उसके बाद गुलाम सुलेमानी, जो कि बासिस फोर्स के कमांडर थे, ईरान की बासिस फोर्स के कमांडर, उनको भी मार गिराया। मोस्तबा खेमनई, जो अब सुप्रीम लीडर है, उन पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि वो कहां है, किस हाल में है। और अली लारिजानी, मैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान का दावा है कि वो मारे नहीं गए हैं। ईरान का दावा है कि वो अभी जिंदा है। इजराइल कह रहा है हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ईरान की ये लीडरशिप क्या तबाह हो गई है? मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ईरान जो दावा कर रहा है कि अली लारिजानी अभी जिंदा है। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि अली लारिजानी और ईरान की लीडरशिप पर हमला क्यों हो रहा है। क्योंकि खाड़ी देशों ने अमेरिका से एक अपील की थी। वो अपील क्या थी? ईरान को शांत करने के लिए आग्रह किया गया था। ये खाड़ी देशों ने कहा। जहां एक तरफ लारिजानी खाड़ी देशों को टारगेट पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, वहीं खाड़ी देश जो बाकी मुसलमान देश हैं, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान को शांत कराइए। अमेरिका से कड़ा रुख अपनाने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हॉर्मुज विवाद से ये परेशानी खाड़ी देशों के लिए बढ़ गई है। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन की अमेरिका से लगातार बात हो रही है और ईरान की सैन्य क्षमताओं को निष्क्रिय किया जाए, ऐसा खाड़ी देश चाहते रहे और अमेरिका को ये संपर्क करके कहते भी रहे।
जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उससे क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो ये खाड़ी देश के जो नेता हैं, जो खाड़ी देश की सरकारें हैं या फिर जो उनके यहाँ पर मोनार्कीज हैं, वो ईरान और अमेरिका से लगातार कहती रही कि इनकी लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, और इसीलिए आज अली लारिजानी पर हमला हुआ है। नेतन्याहू ने दावा किया वो खत्म हो गए, उन्हें मार गिराया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है वो अभी भी जिंदा है। उनका एक लेटर जारी किया ईरान ने, उनके हाथ में लिखा हुआ, ये लेटर उनके हाथ से लिखा हुआ, और अपने टेलीग्राम से उन्होंने इस लेटर को, इस चिट्ठी को जारी किया है। तो ये कहा जा रहा है कि उनके हाथों से लिखी चिट्ठी है, इसलिए वो मारे नहीं गए हैं। इजराइल झूठा दावा कर रहा है। इजराइल ने फिर किया बड़ा हमला। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स पर हमला। खमनई के बाद मारे गए लारिजानी। युद्ध के तीसरे हफ्ते में इजराइल ने फिर बड़ा शिकार किया है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की हत्या कर दी है। ईरान में खमनई की मौत के बाद लारिजानी को ईरान का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। खमनई की मौत के बाद ईरान के सभी बड़े फैसले लारिजानी ही कर रहे थे। अभी तक ये खबर पुष्ट नहीं हो पाई है कि क्या लारिजानी की मौत हो गई है, क्योंकि ईरान दावे कर रहा है कि लारिजानी अभी एक संदेश दुनिया के नाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि लारिजानी को आयतुल्ला अली खमनई का करीबी माना जाता था। अमेरिकी सेंटकॉम कमांड की हिट लिस्ट पर लारिजानी बहुत ऊपर थे। लारिजानी ने ही मुस्लिम देशों को पत्र लिखा था। इस पत्र में उनके सच्चे मुसलमान होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब खाड़ी के बाकी मुस्लिम देश जो ईरान पर लगातार दबाव बनाने की बात कर रहे थे, उन पर हमले रोकने की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने ही इजराइल पर ईरान की सर्वोच्च लीडरशिप के खात्मे का दबाव बनाया? क्योंकि सिर्फ लारिजानी ही टारगेट पर नहीं थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया। बासिस ईरान की सबसे बड़ी अर्ध सरकारी संगठन है और उसे ईरान में एक बड़ी ताकत माना जाता है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने पहली बार हमला किया था, और तब से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनई समेत 40 टॉप कमांडर्स की हत्या हो चुकी है। ईरान की तरफ से बार बार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमले की बात कही जा रही है। कई वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को ईरान ने मार गिराया है। ऐसे में कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर ईरान इजराइल में नेतन्याहू को मारने की खबर फैला रहा है तो इजराइल उसकी टॉप लीडरशिप पर हमला जरूर करेगा, और अगर ये हमले सफल ना भी हो तो भी उन्हें लेकर एक डर फैलाने की कोशिश जरूर होगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि मुस्तफा खमनई अगर घायल है और आयतुल्ला अली खमनई की मौत के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर शख्स है उसकी भी हत्या कर दी गई, तो ईरान में अब नेतृत्व की कमान कौन संभाल रहा है? तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक युद्ध मिस इन्फॉर्मेशन का भी चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच किसने किसका नेता मारा है, इसको लेकर अभी दावे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं। इसी के साथ आज आपको एक और खबर दिखा रही है। ट्रंप का 1 साल, क्या दुनिया बेहाल हो गई है? क्या ट्रंप दुनिया के लिए हानिकारक हो गए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को 1 साल हो गया। ये सवाल ट्रंप के 1 साल पूरे होने पर है, क्योंकि बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया है। ट्रंप ने क्या किया? शांति दूत बनकर आए, लेकिन युद्ध करा रहे हैं, देशों पर कब्जा किया, रिजीम बदल रहे हैं, यानी सत्ता परिवर्तन करवा रहे हैं, लगातार धमकी देते रहे। अब तो नाटो में भी टकराव वाली स्थिति पैदा कर दी है, यानी वहां भी देश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। तेल संकट पैदा करा दिया, टैरिफ लगाकर दुनिया के कई देशों से दुश्मनी मोल ले ली, उधर अर्थव्यवस्था को नुकसान करा दिया, और तो और पूरे ग्लोबल मार्केट को एक तरह से अस्थिरता में ला दिया। ये सब कुछ हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल। लेकिन अभी तो 1 साल गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति के 3 साल बाकी हैं। अगर 1 साल में ये कुछ हो गया तो 3 साल में क्या होगा, जरा सोचिए। 1 साल में ट्रंप ने जो फैसले लिए उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। अभी ट्रंप का 3 साल बचे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप अगले 3 साल में दुनिया को कितना बेहाल कर सकते हैं। आपको बताती हूं कि ट्रंप अगले 3 साल में क्या कुछ कर सकते हैं। अब नाटो में जो अमेरिकी भूमिका है वो कम हो सकती है, क्योंकि वो पहले ही धमका चुके हैं। यूरोप की सुरक्षा को बड़े खतरे की आशंका है।
क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा उलटफेर हुआ। यूक्रेन को मदद कम या पूरी तरह से बंद होगी, कमजोर देशों पर कंट्रोल हो सकता है, क्यूबा ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की कोशिश हो सकती है, दुनिया में एक अस्थिरता आ सकती है। जहां से खतरा वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं, यानी उन्हें लगेगा अमेरिका को थोड़ा सा भी खतरा, यहां हमला कर दो, यहां रिजीम चेंज कर दो, यहां सरकारें बदल दो। ये दुनिया के लिए अच्छा है क्या? फिर कह रही हूं 3 साल बचे और अगले 3 साल में क्या क्या होगा। अगर हमला हुआ तो अस्थिरता और बढ़ेगी। इसी के साथ साथ टैरिफ वॉर का विस्तार हो सकता है, विरोध करने वाले देशों पर और टैरिफ लगा दो और उनके ऊपर टैक्सेस मर दो। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन के साथ कोल्ड वॉर भी जारी है। ताइवान को लेकर सीधा सैन्य संकट संभव है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन ने भी वहां अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो बढ़ा दी है। कहा जा रहा है वो संकट भी खड़ा हो सकता है। उधर इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कई देशों के साथ रिश्ते खराब कर लिए, तनाव भी बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से दूरी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूनाइटेड नेशंस, WHO जैसी संस्थाओं को फंडिंग भी कम कर सकते हैं और आप जानते ही हैं कि उन्हें लेकर वो बयान भी देते आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगले 3 साल क्या विनाशकारी दुनिया के लिए हो सकते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला इरादा भी लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्यूबा को लेकर सवाल पूछा गया था, जो बहुत से लोग मानते हैं और वो खुद कहते हैं कि मेरा अगला टारगेट हो सकता है। सुनिए जरा। क्यूबा ये खूबसूरत द्वीप है, यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। मुझे क्यूबा को अपने अधिकार में लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, चाहे मैं इसे आजाद कराऊं या इसे अपने कब्जे में ले लूं। सच कहूं, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्यूबा एक विफल राष्ट्र है जिसके पास न पैसे हैं न तेल। हम क्यूबा से बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्यूबा से पहले ईरान का मामला निपटाएंगे। तो ट्रंप ने 1 साल में जिस तरह के फैसले लिए हैं उनसे अमेरिका के लोगों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग भी घटती जा रही है, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग यानी कि कितने लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब जनवरी 2025 से आपको दिखा रही, जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 47% थी, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग यानी कि उनको नापसंद करने वाले लोग 45%। अप्रैल 2025 देखिए, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल रेटिंग 42%, डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़कर 54% पहुंच गई, यानी उन्हें नापसंद और उनके काम को नापसंद करने वालों की जो संख्या थी, प्रतिशत था, वो बढ़ रहा था। जुलाई में देखिए अप्रूवल रेटिंग 37%, जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग 58% हो गई। नवंबर 2025 में 36% लोग ट्रंप को पसंद कर रहे थे, वहीं नापसंद करने वालों की संख्या 56% हो गई। अब मार्च 2026 की बात कर लेते हैं, यानी आज की। ट्रंप को 36% लोग पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पर हामी भर रहे हैं, वहीं 60% लोग ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। ये उनके अपने देश की बात मैं बता रही हूं, अमेरिकन की बात बता रही हूं। यानी कि डिसअप्रूवल रेटिंग बीते 1 साल में सबसे ज्यादा और अप्रूवल रेटिंग 1 साल में सबसे कम हुई है, यानी उनका ग्राफ लगातार अमेरिका में घट रहा है। मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। रोबिंदर जी, आपने ट्रंप का 1 साल देखा है, युद्ध खत्म कराने का वादा करके वो आए थे सत्ता में, लेकिन शांति दूत ही सबसे ज्यादा युद्ध करा रहे हैं। टैरिफ और धमकी से दुनिया परेशान हो रही। विदेश में देखें, अगले 3 वर्षों में श्योर अभी ईरान चल रहा है, ईरान किस करवट बैठता है पता नहीं, फंस गए तो फंस जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो यूक्रेन का पता नहीं कहा जाता है, बट नए में क्यूबा बाय द वे वो खुद ही इतना कमजोर हो गया, खुद ही क्यूबा की रेजिम जाने के चांस पे आ गई है। ग्रीनलैंड टाको ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, देखना ये ग्रीनलैंड में वापस घूम के आएगा। फिर यूरोप के जो देश है, यूरोप में ट्रंप और इनके मागा वाले लोग प्रमोट कर रहे हैं उन पार्टीज को जो कि राइट नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टीज हो, जर्मनी में भी, यूके में भी। तो आने वाले समय में आप देखना अमेरिकन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देशों में बढ़ेगा, यूरोप के देशों में। रोबिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रोबिंदर सचदेवा को आपने सुना और बात ट्रंप के कंफ्यूजन की भी है, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन युद्ध को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल फिर पलट जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उस बयान पर पलटी मार लेते हैं। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ट्रंप खुद कंफ्यूज है या दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। आपको ट्रंप की ही 2 बयान सुनाती हूं।
12 मार्च को कहा हम युद्ध जीत चुके हैं, फिर 16 मार्च को कहा युद्ध जल्दी खत्म होगा। जरा सुनिए। Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. तो ये पहली बार नहीं है जब आप डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान सुनेंगे जिसमें वो एक पल कुछ कहते हैं, उसके दूसरे ही पल उलट बयान देते हैं। ऐसे कुछ बयान आपको बता देती हूँ। 1 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? ईरान के खिलाफ संघर्ष लंबा नहीं खिंचने वाला है। बाद में बोले युद्ध तो बहुत लंबा खिंच सकता है। अब इसी के साथ 2 मार्च को उन्होंने क्या कहा? जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना को भी भेजेंगे। बाद में बोले हमारे पास लंबे समय तक हवाई हमले की ताकत है, यानी कि हम तो हवाई हमले अभी करते रहेंगे, जमीनी ऑपरेशन की बात नहीं है। 3 मार्च को कहा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा इजराइल के चलते अमेरिका ईरान युद्ध में कूदा। बाद में ट्रंप ने मार्को रूबियो का बयान खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा इजराइल के चलते फैसला नहीं लिया हमने, यानी उन्होंने इजराइल पर दोष मढ़ दिया। 12 मार्च को ट्रंप ने ईरान से जंग जीतने का दावा किया। आगे कहा जल्दबाजी में काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। बाद में बोले हम तो युद्ध जल्द से जल्द खत्म करेंगे, नाटो देशों से युद्ध में मदद मांगी। 13 मार्च को ही कहा अमेरिकी सेना ईरान के ऊपर भीषण हमला करेगी। बाद में बोले ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। सोचिए, ये एक ही दिन के बयान है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कई तरह के बयान देते हैं, बयान बदलते हैं, और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि युद्ध आखिर कब तक चलेगा। बयानों से साफ है कि ट्रंप के तेवर नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन उधर ईरान गुस्से में है। ईरान ट्रंप के एपिक फ्यूरी को एपिक फियर बता रहा है, सबसे बड़ा डर बता रहा है। पूरी दुनिया ये चाहती है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन 18 दिनों से जारी महायुद्ध पर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। दरअसल 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई की मौत हो गई, तब लगा था कि महज कुछ ही घंटों के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप से कई बार युद्ध खत्म करने को लेकर सवाल किया गया, तो हर बार वो बयान बदलते रहे। ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, तो कभी कहा कि हम जीत के काफी करीब पहुंच गए, जल्द ही युद्ध पर विराम लग जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया इस बात को लेकर पसोपेश में है कि आखिर इस महायुद्ध पर विराम कब लगेगा। युद्ध विराम को लेकर कल एक बार फिर ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि युद्ध को लेकर पत्रकारों ने क्या सवाल पूछा और इस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं? सवाल पूछा गया कि क्या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी, तो ट्रंप ने कह दिया कि हाँ श्योर। फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा सवाल किया गया, तो ट्रंप कहने लगे मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जल्द ही ऐसा हो जाएगा। ट्रंप के बार बार बदलते बयानों से पूरी दुनिया के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप यही समझ रहे थे कि खमनई को मारने के बाद उनका आगे का मकसद आसान हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ईरान न सिर्फ युद्ध में डटा रहा बल्कि अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, उससे ट्रंप के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने युद्ध में नाटो देशों से भी मदद की अपील की, जिसे कई देशों ने न सिर्फ ठुकराया बल्कि खुलेआम ट्रंप और अमेरिका की आलोचना तक कर डाली। ऐसे में ऐसा लगने लगा है कि इस युद्ध को खत्म करने की राह में सबसे बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप कब क्या कहते हैं और कब क्या सोचते हैं, ये उनके अलावा किसी को नहीं पता है।
और शायद यही वजह है कि उनके सलाहकार भी उन्हें सही सलाह देने से बचते रहे। और इस युद्ध के बीच जो एक तस्वीर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी, भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज। वादिनार पोर्ट से ये तस्वीरें आई, जहां पर 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर 46,000 मेट्रिक टन गैस से भारत में कुल 32 लाख के करीब एलपीजी सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये भारत पहुंचा है। अब इस कंटेनर के भारत पहुंचने से आपको मैंने बताया कि कितने सिलेंडर आपके घर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए ये राहत वाली खबर है। लेकिन एक तरफ तो राहत है, दूसरी तरफ जो काला बाजारी की तस्वीरें हैं वो भी राहत है, क्योंकि काला बाजारी की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर लोगों की धरपकड़ हो रही है और इसी काला बाजारी की वजह से एक पैनिक फैलता है, लोगों के मन में एक डर फैलता है कि देखिए सिलेंडर तो है ही नहीं, देखिए सिलेंडर मिल नहीं रहे। काला बाजारी की जांच शुरू हो गई है। 8 लोगों के खिलाफ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नासिक में ये 200 सिलेंडर जब्त किए गए और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस मामले में। देखिए 200 सिलेंडर घर में भरकर रखे हुए थे, इनको पकड़ा गया है। अब यूपी के हमीरपुर गैस एजेंसी पर छापा मारा गया, वहां की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए 100 सिलेंडर कम मिले। एजेंसी बसपा नेता के बेटे की है। एजेंसी मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्योंकि यहां पर ये सिलेंडर देखिए कैसे चोरी करके ले जाए जा रहे थे। उधर दूसरी आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं और इनका आना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये सामने आएंगी, सिलेंडर पकड़े जाएंगे तो ये सिलेंडर आसानी से आपके घर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कालाबाजारी पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर सरकार सख्त है। जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है उसने जानकारी दी कि सिलेंडर्स की जमाखोरी के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। 16 मार्च तक करीब 12,000 जगहों पर छापेमारी की गई और लगभग 15,000 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली में ही एक दिन में 600 सिलेंडर जब्त किए गए। उधर यूपी में पिछले कुछ दिनों में ही 450 छापे मारे गए। मध्य प्रदेश में 1200 जगह पर ये छापेमारी हुई है और वहां 1800 सिलेंडर जब्त किए गए। तो ये सारी तस्वीरें भारत के अलग अलग इलाकों से, ये तस्वीर आपको बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये छापेमारी होगी, सिलेंडर पकड़े जाएंगे और इन कालाबाजारी के चक्कर में एक मन में डर आता है कि सिलेंडर नहीं है। लेकिन जो सरकार कह रही है कि ये आपूर्ति पूरी है, हमारा स्टॉक पूरा है और इसकी वजह से किसी तरह के कोई हड़कंप की जरूरत नहीं है।